सवाल ये आता है कि 2027 के लिए जो हमारे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, वो अपना एक प्लान नहीं बना पाते हैं। उनको ऐसा लगता है अभी तो 1.5 साल है, तैयारी की शुरुआत कहां से करें, इसका पहला छोर कहां से पकड़ें, ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। और इसके कारण लोग क्या करते हैं, कई तरह की गलतियां करते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि 2027 वाले बच्चे, इस साल 2027 वालों को देख रहा हूं, और अगले 17 महीने में मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी होती, तो मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करता, मैं अपना मंथ बाय मंथ प्लान कैसे बनाता। लेकिन आपकी पढ़ाई का एक अलग हिस्सा यह नहीं होना चाहिए कि पहले 4 महीने तो मैं बैठ के केवल एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। यह आपकी तैयारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। केवल एनसीईआरटी करके उन्हें कोई फायदा नहीं होता। भगवान के लिए सीसैट को इग्नोर करना बंद कर दो। बिना प्लान के करते तो अभी तक फिगर आउट ही कर रहे होते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। विश्वास कीजिए, अगर आपने ढंग से किया है तो प्री तो आपका इतने के आधार पर भी निकल सकता है। याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा तक जाते जाते आपका वैकल्पिक विषय, आपका ऑप्शनल कम से कम एक बार हो जाए, ये जरूरी है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि प्री और मेंस के बीच में आपका ऑप्शनल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी विषय को ये सोचकर मत पढ़िए कि अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद दोबारा आके अच्छे से पढ़ूं। उतना समय नजर नहीं आया क्योंकि उतना समय नहीं होता है। अगर अतुल जैन एक एस्पिरेंट होता तो वो कैसे पढ़ता, मैं आपको वो आज बताऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ये छोटी सी चर्चा लेकर आया हूं, और इस चर्चा का प्रमुख कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये सवाल मेरे से भी पूछते रहते हैं, और आई एम श्योर बाकी जो हमारे दूसरे शिक्षक हैं उनसे भी आप ये सवाल पूछते रहते होंगे। और क्या होता है कि अगर एक सवाल बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों पर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो एक वास्तविक समस्या है जो बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रही है। बच्चों को जो है उसमें कुछ कंफ्यूजन एक तरीके का हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान मुझे लगा कि मैं एक एक बच्चे को देने की बजाय मैं एक प्रयास ये करता हूं कि एक वीडियो बना देता हूं, और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आज से, अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं और अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है, देखो 2026 वाले का तो प्लान अब एकदम क्लियर है। अब प्रीलिम्स है भाई आपका 135 दिन में, तो अगर आपको भाई 2026 का एग्जाम देना है तो अब तो आप प्रीलिम्स फोकस हो ही जाओ, कोई डाउट है ही नहीं। सवाल यह आता है कि 2027 के लिए जो हमारे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है, वो अपना एक प्लान नहीं बना पाते हैं। उनको ऐसा लगता है अभी तो 1.5 साल है, अभी तो जैसा कि करीब करीब 17 महीने है, मैंने यहां लिखा है तकरीबन 18 महीने, 1.5 साल आप ये मान के चलिए है। तो उनको क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि 1.5 साल में हम जो है तैयारी की शुरुआत कहां से करें। एक तैयारी जो एक लंबी सड़क है, उस सड़क पे पहला कदम कहां से रखें, इसका पहला छोर कहां से पकड़ें, ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। और इसके कारण लोग क्या करते हैं, कई तरह की गलतियां करते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि 2027 वाले बच्चे, या जैसे पिछले साल मैं 2026 वालों को देख रहा था, इस साल 2027 वालों को देख रहा हूं, कई सारे बच्चे लिखते हैं कि सर अभी मैं बेसिक तैयारी कर रहा हूं, अभी मैं खाली एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, उसके बाद मेन सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना शुरू करूंगा। तो इस तरह की गलतियां वो करते हैं। वो ये रियलाइज नहीं करते कि उनके पास थोड़ा समय है, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि वो एक विषय को कई कई बार जो है वापस आकर पढ़ें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज जो है, ये बात एकदम क्लियर है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज मुझे लगा कि मैं एक अपने विचार में, जो मेरे को लगता है कि अगर मुझे आज से यूपीएससी की तैयारी करनी होती अगले 17 महीने में, तो ये प्लान मैंने कैसे बनाया है कि अगर मुझे पढ़ना होता आज, अगर मैं एक एस्पिरेंट होता और अगले 17 महीने में मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी होती, तो मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करता, मैं अपना मंथ बाय मंथ प्लान कैसे बनाता, हर महीने मैं क्या क्या पढ़ता, किन किन चीजों का मिश्रण करता, और उसके जिसके जरिए मैं ये कह सकूं कि 2027 के प्रीलिम्स तक मेरी तैयारी काइंड ऑफ हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम ये करेंगे, ये डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। 20 मिनट का डिस्कशन होगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, काम की चीज है। ठीक है, चलिए। तो ये 17 महीने की हमारी जो विजयी रणनीति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, इस तैयारी को जो है हम कुछ चरणों में बांटते हैं। अब हम जनवरी 2026 में हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला चरण जो है वो है शुरुआत, जब हम बिगिनिंग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिगिनिंग में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जो हमारी समझ का स्तर है, वो थोड़ा सा कम होगा। हमारे को चीजें जितनी भाई आगे तेजी से समझ में आएंगी, उतनी समझ में अभी नहीं आ रही होंगी। तो उस हिसाब से मैंने प्लान बनाया है।
आगे जाके चरण 2 जो है ये हमारा मध्य चरण होगा। यहां पे हमको मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं ना हैवी लोडिंग करनी है, कि हमको जो है यहां पर सबसे तीव्र गति से काम करना है, सबसे ज्यादा मुश्किल चीजों को तेज गति से हमें खत्म करते जाना है। और तीसरा चरण जो है ये पूर्णता है। पूर्णता मतलब जब हम सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे, जब हम करिकुलम को खत्म करने की तरफ आगे जाएंगे, और आखिरकार मई 2027 में हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हो गई होगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो इन 3 चरणों की यात्रा में हम मंथ वाइज में आपको बताऊंगा कि मेरे विचार में ये अगर अतुल जैन एक एस्पिरेंट होता तो वो कैसे पढ़ता, मैं आपको वो आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करनी है तो इस समय मेरा अपना एक बैच आया हुआ है, जो जिस पर ये सेल जो लगी है वो कल खत्म हो जाएगी 17,999 का। याद रखिए, अतुल जैन कोड आपको लगाना है अगर आपको इस एक अभूतपूर्व दाम पर 17,999 में ये प्राप्त करना है। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, एक बार इंडिविजुअली इनकी वैल्यू जोड़कर देख लो, 1 लाख रुपए से कम नहीं बनती। ये सब आपको मिल रहा है 17,999 का अतुल जैन कोड लगाकर। ये बात याद रखिएगा। इस बैच को मैं अपना बैच क्यों बुला रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, अभी जुड़ जाइए ताकि मिस ना हो ज्यादा। इकोनॉमिक्स इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा, इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे विषय आपको इसमें मैं कराने जा रहा हूं। तो मेरा ये बैच जो है ये आपको साथ जो है आपके साथ ये शुरू होगा। इसको आप एक बार जो है आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। ये इसका प्राइस पॉइंट है, आप देख सकते हैं। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 36 महीने का जो आपको लेना है अपने हिसाब से उससे आप जुड़ जाइए। आप अभी एक छोटा प्लान भी ले सकते हैं जिसको आप आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो हमारा पहला चरण जो है, हमारा पहला भाग जो है वो है मेकिंग द बेस, कि आपको आधार निर्माण करना है अपना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो मुझे पता है कि हम में से बहुत लोग जो है उसको मैं शुरुआत ही एक रेडिकल बात से कर देता हूं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि आपको एनसीईआरटी को एक अलग पार्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि आप ये कहेंगे लेकिन सर सारे टॉपर तो यही कहते हैं, उस टीचर ने भी ये कहा था, इसने भी ये कहा था, पहले सारी एनसीईआरटी पढ़ लो। नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी पढ़ाई का एक अलग हिस्सा ये नहीं होना चाहिए कि पहले 4 महीने तो मैं बैठ के केवल एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। यह आपकी तैयारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप जो विषय कर रहे हैं, तो यह याद रखिए, आधार निर्माण में एनसीईआरटी को सेपरेटली मत पढ़िए, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे आपको मेन विषय पढ़ने में कोई मदद नहीं मिलती। एनसीईआरटी आप जब पढ़ रहे हैं, जब आप विषय जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उस समय आप जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है उसके साथ पढ़िए। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी अपने इकोनॉमिक्स मेन विषय के साथ पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि अभी तो 4 महीना मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। लिख के रख लो, जो ये गलती करते हैं उनके 4 महीने खराब हो जाते हैं। केवल एनसीईआरटी करके उन्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा समझ में भी नहीं आता। स्कूल के लिए लिखी गई है एनसीईआरटी, आपको यह भी समझ में नहीं आता इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या याद रखें क्या याद ना रखें, इसका कोई मतलब नहीं होता। उससे बेहतर यह है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो अपने टीचर्स के साथ, अपने कोचिंग के साथ, अपनी किताबों के साथ, उसके साथ पैरेलली एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम निकालो और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उसके साथ खत्म करो। प्लीज रिमेंबर, एनसीईआरटी के लिए सेपरेट टाइम मत दीजिए, एनसीईआरटी को अपने पाठ्यक्रम के साथ पढ़िए। अगर आप 2028-29 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप पढ़ सकते हैं, तो आपके पास वो लग्जरी है। 27 वाले बच्चों के पास अब वो लग्जरी नहीं है। ये पहला पॉइंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही क्लियरली। मैं फिर दोहरा दूं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो है वो पढ़िए, लेकिन उसको अपने विषय के साथ ही पढ़िए। तो आते हैं जनवरी 2026 में। तो जनवरी 2026 में आपको जो आपके बिग 4 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई सा एक पकड़िए। आप इन चारों में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने पॉलिटी पकड़ा है क्योंकि पॉलिटी मेरे को लगता है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप इन चारों में से कोई सा भी पकड़ सकते हैं। कोई सा एक विषय आप उठाइए, जैसे मैंने राज व्यवस्था उठाया है, और अपना जो भी आपके दिन के पढ़ने के घंटे हैं उनमें से आधे घंटे आप इसको प्रदान करेंगे। यह बात क्लियर हो गई? 50% टाइम आप इसको दे रहे हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है? तो आप जैसे दिन में मान लो 8 घंटे पढ़ते हैं, उन 8 घंटों में से 4 घंटे आपको पॉलिटी पढ़ना है।
यह आपको करना है। बाकी 4 घंटे क्या करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं खास तौर पे, तो भाई सीसैट जो है, भगवान के लिए सीसैट को इग्नोर करना बंद कर दो। ये मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि आमतौर पे जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं भी होता वो भी सीसैट को आखिरी 2 महीने में कर लेंगे, आखिरी 1 महीने में मैं ये वाला एक कोर्स कर लूंगा उससे हो जाएगा, नहीं होता। आप सीसैट के पिछले कुछ वर्षों के पेपर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं आ रहा है आसान पेपर, है ना, वो जटिल करते जा रहे हैं, हर साल और जटिल कर रहे हैं। आप अगर पिछले साल का पेपर देख लो, आप मतलब टीचरों से बेटा कई कई घंटों में वो पेपर सॉल्व हुआ है, टीचर्स से उसको सॉल्व होने में कई घंटे लगे हैं, बच्चे कैसे कर लेंगे उसको 2 घंटे में। तो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है ज्यादा होना चाहिए और इसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जनवरी में आप अपना आधा समय, मैं ये चाहूंगा कि मैथमेटिक्स को दे सीसैट के, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने। तो आप अपना आधा वक्त इसको दें जनवरी में, शुरुआत है ये, अभी आप नया नया आपने शुरू किया है, आप यहां पर भी एक आसान इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, यहां पर भी एक नई स्किल सीख रहे हैं, फ्रेश माइंड के साथ, गति ज्यादा होगी, आप अच्छे से सीख पाएंगे, ये स्किल दिमाग में बैठ जाएगी तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका जनवरी हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं फरवरी। अच्छा, ये शुरू करने के पहले इन सबके साथ पैरेलली प्लस अखबार, मतलब अखबार आप पढ़ सकते हैं या फिर अतुल सर की क्लास या फिर मेरी क्लास, ये तो करना ही करना है। मैं ये लिख नहीं रहा हूं लेकिन ये तो करना ही करना है। ये तो एकदम 2027 वाले बच्चों के लिए एकदम रिचुअल होना चाहिए कि ये क्लास तो छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत पे। तो या फिर मेरी क्लास नहीं करनी, किसी और की कर लो, वो नहीं करनी, कहीं से आपको हिंदू मिल रहा है, अच्छे से अखबार मिल रहा है, अखबार के नोट्स मिल रहे हैं, वो पढ़ लो लेकिन डेली करंट अफेयर्स का कवरेज जो है वो तो बाध्यकारी है, वो तो गोज विदाउट सेइंग है। ये 8 घंटे जो मैंने बताए उसके बिना बताए, उससे अलग बताए, ठीक है। तो अगर आप उससे अलग 6 घंटे ही निकाल पा रहे हो तो 3 घंटे इधर 3 घंटे इधर, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो है अखबार या फिर अतुल सर की क्लास या किसी और टीचर की क्लास, ये जो है ये तो कांस्टेंट रहने ही वाला, ये नहीं बदलेगा। चलिए अब फरवरी पे चलते हैं साहब। फरवरी में आप क्या करें, आप जो है अपने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पे आ जाए। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा कठिन लगता है। मैंने शुरुआत करी अपने एक फेवरेट टाइप के सब्जेक्ट से, पॉलिटी, जो मुझे मजेदार लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद अगले महीने में गया उस विषय पर तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये मेरे सर के ऊपर से निकलता है। एक बार आसान के बाद अब एक मुश्किल सब्जेक्ट को हेड ऑन ले लेते हैं शुरुआत में ही। तो प्राचीन मध्यकालीन भारत को आप दीजिए 60% टाइम, आप अपने टाइम का 60% टाइम इसको दें और 40% टाइम जो है वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देना शुरू करें। जो आपके पैसेज आते हैं लंबे लंबे, जिस पे आधारित सवाल आते हैं, नहीं होते भाई बच्चों से ये, ठीक है। इसको 40% टाइम दे, स्किल है, एक बार विकसित कर लोगे दिक्कत होगी ही नहीं। पूरा महीना आपको 40% टाइम इसको देना है, ठीक है। अब मार्च में क्या करेंगे साहब, मार्च में आप जाएंगे हमारी हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास के बाद। भैया मैं इतिहास की कंटिन्यूटी में था, इतिहास कंटिन्यूटी में कर लो तो ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, मेरे को ज्यादा मजा आता था। अंग्रेजों के बारे में हमें काफी कुछ पता है, स्वाधीनता संग्राम के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, तो अगर हम इसको कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। 30% टाइम हम कहां जाएंगे अब, सीसैट के डेटा इंटरप्रिटेशन पे। यहां पे टाइम मैं कम क्यों करता जा रहा हूं, क्योंकि अब जीएस पे हम जो है अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं, जीएस को बड़ा करते जा रहे हैं, इसको छोटा करते जा रहे हैं। और साथ के साथ ये भी है कि अब हम अपने सीसैट वाले सेक्शन को लेकर भी कॉन्फिडेंट होना शुरू कर रहे होंगे। अब जो है हम लोग अपना, उसमें हमारी गति बढ़ रही होगी, हमारी स्पीड बढ़ रही होगी, तो उतने वक्त की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। आगे जाएंगे अप्रैल में 80% टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, आपका ज्योग्राफी में, मानव भूगोल पे, भौतिक भूगोल पे आपका। और 20% टाइम आपका क्या है, अब आप सीसैट अपना कर चुके हो, ये प्रैक्टिस होना चाहिए था, प्रैक्टिस नहीं, माफ कीजिएगा। तो आपको बाकी 20% टाइम क्या करना है, रैंडम आप कोई सी भी एक किताब खरीद लो, जो भी बैंक पीओ वगैरह की किताब आती है, कोई सी भी एक खरीद लाओ, आप उसमें से बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने लगो। चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आप करना शुरू करते चले जाओ, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस करनी है। दिन में अगर आपके पास मान लो 6 घंटे हैं तो 1 घंटा 10 मिनट आपको रोज निकालना है कि मैं सीसैट की प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। बस ये आपका काम है इस महीने में,
ठीक है। 80% टाइम आपका मेजर फोकस, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत फोकस मांगती है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं और बहुत सारा मैप देखना पड़ता है, तो वो टाइम आप 80% टाइम, बल्क ऑफ द टाइम आप ज्योग्राफी को दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब मई में आ जाए तो मई में आप जो है बचा हुआ भारतीय भूगोल खत्म करें और 40% टाइम में अब मई में क्या चाहता हूं कि जनवरी से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर्स है आप उसको अच्छे से समझें, अच्छे से उसका रिवीजन करें, अच्छे से उस पर आधारित क्वेश्चंस करें, उसके नोट्स अगर आपके कहीं पेंडिंग है तो वो बनाएं, मैगजीन्स वगैरह से अगर कहीं गैप है तो उस गैप की फिलिंग करें। यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स की दीवार है उसमें कहीं छेद है तो उनको भर लें, उसको एकदम रिपेयर करके यहां तक का आपका करंट अफेयर्स रॉक सॉलिड हो जाना चाहिए। देखिए इस प्लान से हुआ कि अब हम मई में पहुंचे हैं। मई में हम लगभग पूरी पॉलिटी कर चुके हैं, हम हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, हम ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, हम सीसैट कर चुके हैं और मई आते आते हमारा जनवरी से मई तक का करंट अफेयर्स एकदम टॉप नॉच है। प्लान देखिए, प्लान से पढ़ने का फर्क समझ में आ रहा है। बिना प्लान के करते तो अभी तक फिगर आउट ही कर रहे होते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मई तक हम इतना कर चुके हैं। विश्वास कीजिए अगर आपने ढंग से किया है तो प्री तो आपका इतने के आधार पर भी निकल सकता है। आप जोड़ के देख लो, प्री तो आपका इतने के आधार पे भी निकल जाएगा, लेकिन इतने पे हम रुकेंगे नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है। अब आते हैं, यहां तक हमारा बेसिक प्रिलिमिनरी काम हो चुका है। अब हम आएंगे विषयों के विस्तार पर, थोड़ा सा और हमारी नॉलेज को डीप करने के लिए। यहां आएगा मेरा सब्जेक्ट, जो कि मैं मतलब मेरे को पसंद है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो है बच्चों के हिसाब से भी रखा कि थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। आपका इकोनॉमी, 70% टाइम आपको देना है इकोनॉमी को। ठीक है साहब, 70% टाइम आपको देना है इकोनॉमी को और 30% टाइम यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना। पिछले महीने के साथ मैंने इसको असेंबल किया है। आपको करंट अफेयर्स जो है, आप डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें, अलग अलग सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को भी कंपाइल करें और ढंग से पढ़ना शुरू करें। इसको भी आपको समय देना पड़ेगा जून में। ठीक है। जुलाई में आगे चलें साहब हम। बचा हुआ आपका इकोनॉमी जो है 60% टाइम आप जो है हाँ, तो आप जो है अपना 60% टाइम इकोनॉमी को दें और आपका 40% टाइम जो है यहां पर आपको देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। यह बात याद रखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मेजरली करंट अफेयर्स आधारित है। वो आपका जो है वो मेजरली करंट अफेयर्स आधारित है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था विषयवार करंट अफेयर्स आप पिछला महीना करना शुरू कर लें। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, थोड़े से बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके अलावा जो भी आपका करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स पे आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप करना शुरू करें। 40% टाइम देंगे, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। अगस्त में हम आ गए। अगस्त में बचा हुआ 50% टाइम आपको फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देना है और बाकी 50% टाइम आपको देना है एनवायरनमेंट को। ठीक है। यहां पर याद रखिए, इन सबके साथ मैं आपको फिर से बता रहा हूं, द हिंदू पैरेलली चल रहा है, द हिंदू छूट नहीं रहा है। ठीक है। सितंबर पे आ जाते हैं। सितंबर आते आते आपको अब क्या करना है, करंट अफेयर्स का संकलन एक बार फिर से रिवीजन, फिर से फाइनल कंपाइलेशन। सितंबर तक आपको क्या करना है साहब, आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीने का करंट अफेयर जो है वो आपको पूरा रिवाइज करना है और एक रिवीजन आपको क्या करना है, जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरे 9 महीने का करंट अफेयर्स अब आपको रॉक सॉलिड कर लेना है कि उसमें कोई गैप ना बचे। कहीं कोई गैप रह गया तो मैगजीन के माध्यम से उसको फुलफिल करें, उसको खत्म करें। और आपका 40% टाइम जो है वो आपको देना है आर्ट एंड कल्चर को। थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है, इसीलिए ये काम आपको इंटरेस्टिंग दिया है करंट अफेयर्स वाला। ये काम थोड़ा सा रट्टे वाला काम है ना, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है। मेरे को थोड़ा कम पसंद है रट्टा मारना, लेकिन आप जो है भाई, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन आप इनको मिलाकर कर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे अगर हम जाएं तो अब आते हैं भाग 3 पर। सितंबर हो चुका है, यहां पे अब हम अपनी तैयारी को वाइंड अप करना शुरू करेंगे, अपनी तैयारी को हम असेंबल करना शुरू करेंगे। ठीक है, यह बात क्लियर है। अपनी तैयारी को असेंबल करना कैसे शुरू करेंगे, अक्टूबर में 50% रिवीजन, जो आपका बचा हुआ आर्ट एंड कल्चर जो बचा हुआ था उसको आप खत्म करेंगे। बाकी 50% टाइम आप करेंगे फर्स्ट रिवीजन। अक्टूबर में आपको पहला रिवीजन साइकिल शुरू करना है अपने सब्जेक्ट्स का।
जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका आप पहला रिवीजन ढंग से शुरू करेंगे, अच्छे से एक बार कंप्लीट रिवीजन करते जाएंगे। रिवीजन में नोट्स पढ़ेंगे, जो एमसीक्यू करे हैं उन एमसीक्यूज को भी पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज को दोबारा सॉल्व भले ही ना करें, लेकिन एक बार पढ़ेंगे जरूर, एक बार रीडिंग उनकी जरूर कराएंगे। नवंबर तक आते आते आपका बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन जो है वो 70% टाइम में हो जाना चाहिए। 30% अब आप थोड़ा सा जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, थोड़े से मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आप मॉक टेस्ट वगैरह जो है उनको देना, उनमें उनको अपीयर करना शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप जो टेस्ट हैं, जो आपका प्रैक्टिस है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। आगे चलेंगे, दिसंबर आपको डिवोट करना है कमजोर विषय सुधार पर, ठीक है। कमजोर विषय सुधार मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इकोनॉमिक्स तो साहब बिल्कुल नहीं आती, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही अभी वीक लग रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपने पिछले महीने मॉक दिए हैं, उस मॉक के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या कमजोर है क्या अच्छा है, जो कमजोर है उस पर सुधार करना है। 40% टाइम अब आपको अपना प्रैक्टिस में लगाना है, ठीक है, यह बात क्लियर है। इसके अलावा जनवरी में आपको एक बार फिर से दूसरा रिवीजन करना है और 60% टाइम आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद यह बात याद रखिए, फरवरी से लेकर मई तक, यह एक बात याद रखिए, 1 फरवरी से लेकर आपके प्रीलिम्स तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो हो गया वो हो गया। फरवरी से लेकर मई के बीच में आपको क्या करना है, आपको केवल अपने आपको बस इतना करना है, आपको रोज रिवीजन करना है और आपको डेली एक टेस्ट देना है, डेली आपको एक टेस्ट देना है। यह आप मान के चलिए, आप अगर यह अनुशासन बना लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस अनुशासन के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ठीक से हो जाएगी। यह आपका पूरा जीएस का प्लान था। अब इसमें क्या है, आपको साथ के साथ 2 चीजें और करनी है। एक तो हिंदू आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया, इसके साथ आपको एक चीज और जो करनी है वो क्या है, आपको शुरुआत से लेकर आप जो है जनवरी से लेकर जून के बीच में आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका समय है उसका 40% समय आपको अपने वैकल्पिक विषय को भी देना है। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी आप समय देंगे। तो अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो आप 4 घंटे ऑप्शनल के मानिए और बाकी बचे 6 घंटे का डिवीजन आप जीएस में करेंगे। 40 से 50% आप मानिए, ताकि आपका वैकल्पिक विषय इतने समय में खत्म हो जाए, ठीक है। ये याद रखिए, याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा तक जाते जाते आपका वैकल्पिक विषय, आपका ऑप्शनल कम से कम एक बार हो जाए, यह जरूरी है। बिल्कुल भी यह मत सोचिएगा कि प्री और मेंस के बीच में आपका ऑप्शनल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आपका प्री हो जाएगा, तो प्री के बाद आप जून से लेकर आपको क्या करना है, जून से लेकर सितंबर तक जब आपका ऑप्शनल है, इस बीच में आपको क्या करना है, इस बीच में आपको अपने ऑप्शनल को रिवाइज करना है, आपको निबंध की तैयारी करनी है और आपको आंसर राइटिंग करनी है। कुछ टॉपिक या ऑप्शनल अगर आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है, ये करना है। इसके अलावा आपको एथिक्स के पेपर को पढ़ना है। एथिक्स आप जीएस4 उस टाइम के लिए छोड़ सकते हैं कि जीएस4 हम उस समय ही करेंगे, अगर आप पहले समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो। इस प्लान में आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री आपका विषय रहा है कॉलेज में और वो आपको आता है, तो आप हिस्ट्री के लिए एलोकेटेड टाइम कम कर सकते हैं और आप जीएस4 को पहले कर सकते हैं, ताकि आपके पास मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में प्रेशर कम रहे। अगर आप ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं कॉलेज से, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको साइंस उतना अच्छे से आता होगा या आपको सीसैट अच्छे से आता होगा, तो वो टाइम थोड़ा सा कम करके आप जीएस4 को पहले कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि प्री और मेंस के बीच में आपको केवल जीएस4 का रिवीजन करना पड़े और ज्यादा दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। पॉइंट यह है कि अगर आप अपने टाइम का ठीक से बंटवारा करोगे, यहां पर एक चीज ना, एक जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस में कहा जाता है कि शूट टू किल, है ना, ये सुना है। तो यहां पर यह याद रखिए, किसी भी विषय को यह सोचकर मत पढ़िए कि अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद दोबारा आके अच्छे से पढ़ूंगा। प्लान देखा आपने? इस प्लान में कहीं आपको जगह नजर आई कि आप किसी विषय के पास दोबारा जा पाओगे रिवीजन के अलावा? कहीं जगह नजर आई कि अभी पॉलिटी की खाली एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, लक्ष्मीकांत बाद में पढ़ूंगा,
या अभी खाली इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, रमेश सिंह या कोई और किताब बाद में पढ़ूंगा। उतना समय नजर आया आपको कहीं पर भी? उतना समय नजर नहीं आया, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। इस बात को याद रखिए। इसलिए अपने सब्जेक्ट की मेन तैयारी शुरू कीजिए, और उस मेन तैयारी के साथ ही आपको क्या करना है, उस मेन तैयारी के साथ ही आपको ये एनसीईआरटी वगैरह को इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लान के साथ पढ़ेंगे, सफलता निश्चित है। प्लान के, अगर बिना प्लान के पढ़ेंगे तो सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। अगले साल भी आप बिल्कुल आधी अधूरी तैयारी के साथ घबराए हुए घूम रहे होंगे और क्रैश कोर्स ढूंढ रहे होंगे कि थोड़ा सा तो कर लें सिलेबस। उस चक्र में नहीं पढ़ना है। बहुत कायदे के साथ आज से पढ़ाई शुरू कीजिए, और आज से पढ़ाई शुरू करके अपने पाठ्यक्रम को खत्म कीजिए। इसमें अगर आपको अनअकैडमी की मदद चाहिए, मेरी मदद चाहिए, तो भाई हमारा एक बैच आ रहा है जिसमें प्राइमरीली मैं पढ़ाने वाला हूं। बैच आ चुका है, कल इस पर यह सेल खत्म हो रही है। अतुल जैन कोड आप लगा सकते हैं। अतुल जैन कोड के साथ आप इसे 17,999 रुपए में पा सकते हैं। याद रखिए, पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा सीसैट, पूरा आपका जो है प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब इसमें शामिल होगा। और इसमें आपको पॉलिटी ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी अभी शुरू किया है। इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंटरनल सिक्योरिटी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंडियन सोसाइटी में पढ़ाऊंगा। तो मेरे द्वारा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, एक सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा। तो आज ही इससे जुड़िए। ये सेल कल खत्म हो रही है, पर कल तक का इंतजार मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई स्पेसिफिक आपको डाउट है प्लान को लेकर, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके मेल्स का उत्तर जरूर दूंगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।